तो आज हमारा एंथ्रोपोलॉजी का सेशन है। ऑल्टरनेट डेज हम लोग रखते हैं, जैसे कल हमने रखा था पॉलिटी का, आज हमने रखा है एंथ्रो का। तो अब हम एंथ्रो का देख लेते हैं क्या है। एंथ्रो की हमारी एक क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। पहले तो टेल वर्ड्स का ओवरव्यू दिया था कि जो टेल वर्ड्स होते हैं जैसे क्रिटिकली एनालाइज है ना, एक्सप्लेन, इलुसिडेट, क्रिटिकली एग्जामिन। तो इन सब में क्या क्या लिखना रहता है आपको, कब कब क्या क्या चीजें एड्रेस करनी है, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें अलग अलग चीज रहती है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, क्वेश्चन देखे थे हमने चैप्टर 1.1 से कि क्या क्या क्वेश्चन थे। तो मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट जो है पेपर 1 का पार्ट ए का चैप्टर 1। ठीक है, तो पहला ही चैप्टर हमारा मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हाउ डज सैनर्जाइजिंग द डिफरेंट कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो इससे होलिस्टिक व्यू कैसे निकल के आता है एंथ्रोपोलॉजी एज अ ब्रांच का। तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एंथ्रोपोलॉजी जो है इसका मीनिंग मीनिंग वाला जो चीज है और होलिस्टिक स्पिरिट है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एंथ्रोपो प्लस लॉजी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि एंथ्रोपो प्लस लॉजी इसका क्या मतलब है। एंथ्रोपोस जो है इस वर्ड का क्या मतलब है, मैन, वेरी गुड। और लॉजी, लॉजी हो गया स्टडी ऑफ मैन, शाबाश। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ मैन है, शाबाश। अब इसमें हमने देखा था कि हम इसमें दो एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस करते हैं मैन के, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे मैन के जो हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं मैन के, कल्चर एंड बायोलॉजिकल। वेरी गुड, अमित का ठीक है, मनु का भी बिल्कुल ठीक है, हीना का भी बिल्कुल ठीक है, बायो एंड कल्चर, शाबाश। फिर अब आप मुझे बताइए कि बायो और कल्चर का हम लोग आगे क्या क्या, तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, ओ ई एंड वी। तो वो क्या थी ओ ई वी। ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड वेरिएशन, शाबाश। और हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते थे आगे जाके, ओरिजिन, एवोल्यूशन और वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने देखा लास्ट क्लास में। तो अब आप लोग मुझे बताइए, एग्जांपल्स बताइए कल्चर वाले की। ठीक है, ह्यूमन के हम दो एस्पेक्ट देखते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट। तो पहले मुझे, सॉरी, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट, सोशल और कल्चर दोनों सेम ही है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वाले मुझे बताइए, बायोलॉजिकल वेरिएशंस की एग्जांपल दीजिए मुझे, कि हमने कल क्या डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल वेरिएशंस क्या क्या आती हैं, टाइप करके बताओ। शाबाश, हर्ष ने लिखा हुआ है कलर, रेस, हीना ने लिखा है स्किन कलर, शिवानी ने लिखा है बॉडी। बॉडी क्या, बॉडी नहीं आएगा ना सिर्फ, कलर, हाइट, वेरी गुड, स्किन कलर, नोज फॉर्म, कलर, कलर, रिलीजन, रिलीजन नहीं आएगा हर्ष, मैंने अभी सिर्फ आपको बायोलॉजिकल वाला पूछा है, ठीक है। रिलीजन कल्चरल में आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा। रेस, हीना वेरी गुड, बॉडी स्ट्रक्चर, शिवानी हाइट, हाइट, वेरी गुड। तो यही चीजें हमने कल देखा था कि बायोलॉजिकल वेरिएशंस में क्या क्या आ जाएंगे। बायोलॉजिकल फीचर्स में हमारा स्किन टोन आ जाता है, ठीक है, स्किन कलर आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा बॉडी स्ट्रक्चर आ जाता है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, कोई बल्की होता है, ठीक है, कई लोग फैट होते हैं, कई लोग स्किनी होते हैं। फिर हमारा नोज फॉर्म, ठीक है, नोज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। फिर हमारे जो हेयर्स, फिर हेयर फॉर्म, जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग होते हैं उनके वूली हेयर्स होते हैं, ठीक है, करली, जैसे हेनरी ओलंगा, अगर आप लोग मैच देखते हो। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं जो बायोलॉजिकली ड्रिवन है, इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं अंडर बायोलॉजिकल वेरिएशंस। अब ऐसे ही आप लोग कुछ और सोच के बताइए कल्चर वाले, कि कल्चर वेरिएशंस में हमने क्या क्या पढ़ा था। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, नोज, आईज। ओके, कल्चर में आ गया लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, रिलीजन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारा कुछ आ जाता है। सोशल, रिलीजन, आर्ट, वेरी गुड। लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, आर्ट, लैंग्वेज, रिचुअल्स, बिल्कुल सही बता रहे हैं यास्मीन आप, प्रियंका, मुजफ्फर, सजदा, हिना, शिवानी, मनु। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सबका। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ये समझ आने लग पड़ी। ठीक है, उसके बाद अब आप मुझे नेक्स्ट चीज बताइए, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी नोबेल प्राइज की, कि इस साल जो नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, वो किसे मिला था, किस सब्जेक्ट में मिला था, और उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला। पहले उनका नाम बताइए, फिर
अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो मुझे उनकी बताइए कि उन्होंने किस इंस्टीट्यूट में काम किया, वो इंस्टीट्यूट किस कंट्री में है, और जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वो खुद किस कंट्री के। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वांते पाबो, ठीक है, सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्वांते पाबो। अब मुझे बताइए कि ये किस इंस्टीट्यूट में काम करते थे। वो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे आपको टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ाया था। स्वांते पाबो फॉर स्टडी ऑफ निएंडरथल। यास्मीन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जोया का आंसर सही है, ही इज फ्रॉम स्वीडन। लेकिन जोया, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि वो किस इंस्टीट्यूट में काम करते थे, और वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। शाबाश, निहारिका ने बिल्कुल सही बताया, मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, कहाँ की यूनिवर्सिटी है। इन जर्मनी। शाबाश, तो जोया ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो जो स्वांते पाबो थे, ठीक है, जिनको इस साल नोबेल प्राइज मिला है इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी, तो वो एक्चुअली ही बिलोंग्स फ्रॉम स्वीडन। बट वो किस यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका नाम आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जेनेटिक्स जो हमारा सिलेबस है एंथ्रोपोलॉजी का, पेपर 1 पार्ट बी, तो उसमें जेनेटिक्स ही हमारा काफी मेजर रोल प्ले करता है। और करंट वहां से जो भी निकल के आएगा वो जेनेटिक्स वाले पोर्शन से ही निकल के आएगा। तो मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एवोल्यूशन में, जेनेटिक्स में बहुत हैविली काम कर रहा है। तो बेशक स्वांते बाबू को अवार्ड मिल गया, लेकिन आपने इस यूनिवर्सिटी को जो है वो पकड़ के रखना है। आपने कुछ कुछ दिन के बाद जाना है, देखना है कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिसर्चेज हो रही है, और फिर उसको आगे अपने जो करंट अफेयर की नोट्स हैं उसमें आपने अपडेट करना है। तो करंट अफेयर के नोट्स आपने कैसे बनाने हैं, तो देखिए, एक तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1 आपने अभी तक पढ़ लिया होना चाहिए। और साथ में आपने एक नोटबुक लगानी है। उस नोटबुक में आप 2 नोटबुक्स लगानी है अपने छोटी। एक जो नोटबुक होगी आपकी, उसमें आप लोग डेफिनेशंस और केस स्टडीज लिखते जाएंगे। वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि क्या, कौन सी डेफिनेशन और कौन सी केस स्टडी। और दूसरी जो नोटबुक होगी उसमें आप लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर जो है वो एड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपने क्या करना है, रिसर्च करते जाना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, देखना है कि और किस किस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं। और फिर अपना सिलेबस तो आप लोगों ने प्रिंट करके चिपका ही लिया होगा अभी तक अपनी वॉल पे। तो वहां से फिर देखना है कि हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है जो इस न्यूज से रिलेट कर रहा है, और फिर उसको हमने अच्छे से करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, आप सबने बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ। तो फिर हम आज एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इससे एक एक नेक्स्ट लेवल चलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो देखो, इसके अलावा मैंने आपको एक एरिस्टोटल का नाम भी बताया था। ठीक है, तो एरिस्टोटल के बारे में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी टर्म को कॉइन किया। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी, एरिस्टोटल का आप लोग पता है कि इनका टाइम पीरियड गया था अराउंड 320 बीसी। ठीक है, 320 बीसी से आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ टर्म जो थी ये कॉइन हो चुकी थी। और ऐसा हमें कब पता चला, हमें रिवील किया एसी हेडन ने। तो एसी हेडन जो है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिन्होंने टर्म किया। ये मैं अभी शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, वहां मैंने ये लिखा हुआ है अपने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या साथ साथ अपनी नोटबुक खोल के आप उसमें भी एड ऑन ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कौन से पर्सन थे। उनका नाम था इमानुएल कांत। ठीक है, कांत फिलोसोफर थे, और कांत ने सबसे पहले ह्यूमंस का जो एनिमल ओरिजिन है उसके बारे में इन्होंने लोगों को बताया। तो आज की डेट में तो हम लोग जानते ही हैं कि ह्यूमंस का ओरिजिन जो है ये एनिमल्स से हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टाइम पीरियड था हिस्ट्री में जब एक्चुअली डार्विन वगैरह आए। उससे पहले क्या था कि जो साइंस थी, मोस्टली आप लोग जानते हो कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या साइंस का जो बिगिनिंग है, ये मोस्टली यूरोप वाली साइड ही हुआ है। ठीक है, तो यूरोप में जो सबसे प्रोमिनेंट रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी थी, और उस समय वहां पे जो चर्च थे, चर्च का काफी दबदबा था। चर्च के जो पोप होते थे, पादरी जिनको हम लोग बोलते हैं, तो इनका बहुत ज्यादा रोल रहता था कंट्री में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी, और लोग किस तरीके से काम करते हैं, इनफैक्ट साइंस पे भी, डिस्कवरीज पे भी, डिस्कवरीज भी उसी तरीके से की जाती थी। तो इनिशियली ह्यूमंस को काफी सेक्रेड माना जाता था। आप लोग, अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के बारे में पता है, तो क्रिश्चियनिटी की बिलीफ है कि ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ, तो वो लोग बोलते हैं कि एडम एंड ईव जो थे, ये पहले ह्यूमंस थे जिनको गॉड ने भेजा अर्थ पे।
और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशंस बने, उससे हमारी जो प्रोजनी थी, पॉपुलेशन जो थी ह्यूमंस की, ह्यूमन लिनियज बेसिकली वहां से चली। तो कहने का क्या मतलब है कि क्रिश्चियनिटी का इतना दबदबा था कि उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे बेचारे, वो भी डरते थे कुछ ऐसा लिखने से जिससे कि उनका रिलीजन जो है, रिलीजियस एस्पेक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डार्विन 1859 में जो बुक लिखते हैं अपनी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उस बुक के बाद उनके खिलाफ उस टाइम फतवा निकला था। तो फतवा कौन निकालेगा? जो वहां के प्रीस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे रिलीजन में लिख रखा है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का ओरिजिन डिवाइन है। डिवाइन ओरिजिन यानी वो बोलते हैं कि गॉड जो थे वो आए और उन्होंने अर्थ पे एडम एंड ईव जो थे उनको बनाया, और उनसे फिर ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ। लेकिन डार्विन ने क्या किया? डार्विन कौन थे? चलो थोड़ा सा डार्विन पे डिस्कस करते हैं। तो डार्विन जो थे, ये शिप लेके अपनी गए, कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर कौन से होते हैं? कार्टोग्राफी किसको बोलते हैं? जो लोग मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैप ड्रॉ करने के सिलसिले में ये शिप लेके इनको भेजा गया सरकार द्वारा, कहाँ पे? गैलापैगोस आइलैंड पे। आप लोग मुझे बताएंगे कि गैलापैगोस आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। जब ये गैलापैगोस आइलैंड पे पहुंचते हैं, तो आप में से अगर जिसने एक मूवी देख रखी है लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी, थोड़े साल पहले आई थी, उसको ऑस्कर भी मिला था। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में उसको रिलीव करने की कोशिश करो कि जैसे उसमें जो एक्टर थे वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते, तो वहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स मिलते हैं उनको। तो सिमिलरली डार्विन भी जब गैलापैगोस आइलैंड पे पहुंचे, तो वहां पे छोटे छोटे आर्कीपेलागोस थे, और उन्होंने देखा कि हर एक आर्कीपेलागो पे अलग अलग टाइप से क्या था, आपके जो डिफरेंट स्पीशीज, मतलब स्पीशी एक ही थी लेकिन एक ही स्पीशी के अलग अलग वेरिएशन थे। जैसे उन्होंने सबसे पहले फिंच पे काम शुरू किया। फिंच क्या होता है? एक तरीके की चिड़िया है, फिंचेस, ठीक है। तो डार्विन फिंचेस उनको बाद में नाम दिया गया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ आइलैंड्स वैसे हैं जहां पे वो जो चिड़िया है वो पेड़ पे रहती है। तो अगर पेड़ पे रहेगी तो पेड़ पे जो भी फूड, जो फ्रूट लगेगा उसको खाएगा। कुछ ऐसे थे जहां पे पेड़ नहीं थे, सिर्फ कीड़े मकोड़े थे, और वो जो चिड़िया थी वो कीड़ी मकोड़ों को खाती थी। और कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे वो क्या करती थी कि पानी था और पानी से वो लोग मछली का शिकार करते थे। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग जो आइलैंड्स के छोटे छोटे आर्कीपेलागोस थे, वहां पे फूड हैबिट्स उन सबकी अलग अलग थी। तो अलग अलग खाना खाने की वजह से उनकी जो चोंच थी, चिड़ियों की जो बीक्स थी, वो सब की वेरी कर रही थी। किसी की चोंच आगे से बहुत लंबी थी, किसी की चोंच छोटी थी, किसी की सॉफ्ट थी, किसी की बहुत ज्यादा मजबूत थी। तो डार्विन ने क्या स्टडी किया? डार्विन ने स्टडी किया कि जिस तरीके का उनका खाना पीना है, वैसा ही वेरिएशन आ चुका है उनकी बीक्स पे। लेकिन उनको ये भी पता चला कि ये जो अलग अलग मतलब आइलैंड्स पे फिंचेस हैं, ये स्पीशी एक ही है। मतलब जिस तरीके से आप लोग अभी तक मुझे बता रहे थे बायोलॉजिकल वेरिएशन की, कहीं पे इंसान जो रहते हैं उनका कलर डिफरेंट रहता है, किसी की हाइट डिफरेंट रहती है, तो ये वेरिएशन है। तो डार्विन ने फर्स्ट ऑफ ऑल फिंचेस की जो बीक्स देखी, उनसे ये चीज उन्होंने पहली दफा आइडेंटिफाई की, और फिर उसको उन्होंने अपनी बुक में लिखा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द वे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने तो वो चीज प्रूफ करके दिखाई, ठीक है। उन्होंने एविडेंस दिए और एविडेंस के बाद उन्होंने प्रूफ लिखा, बुक लिखी। बाद में हमने देखा कि आज की डेट में आप लोग डार्विन को ही जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन डार्विन से पहले एंथ्रोपोलॉजी में जो कांत थे, इमानुअल कांत, ये एक ऐसे फिलोसफर थे और इन्होंने 18th सेंचुरी में ही बता दिया था। इन्होंने एक डिबेट छेड़ दी थी कि जो ह्यूमंस का ओरिजिन है, ये कैसा ओरिजिन है? ये एनिमल्स से आया हुआ है। तो इन्होंने एक डिस्कोर्स दिया था, एनिमल ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। तो आज की डेट में तो आप लोग जानते हैं साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, हमें पता है कि इंसान को हम लोग एप्स से ट्रिगर करते हैं। तो एप से भी थोड़ा सा पीछे चले जाओगे तो और पीछे से स्टार्ट हो जाएगा। हिंदू मैथोलॉजी में जिन जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, तो हिंदू मैथोलॉजी में विष्णु अवतार भी रहते हैं। तो अगर आप लोगों को विष्णु के अलग अलग अवतार जो हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड वो पता है, तो आप उससे भी रिलेट करके देख सकते हो। जैसे विष्णु अवतार बोला जाता है कि मत्स्य अवतार थे, मत्स्य मछली को बोला जाता है, यानी वाटर। तो साइंस भी आज की डेट में उसी से रिलेट करती है कि इनिशियल जो मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, या उसके बाद जैसे जैसे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, तो इनिशियल जेनेसिस जो था वो क्या था? वो वाटर से ही था। तो बाद में एम्फीबियंस बने, फिर एम्फीबियन के बाद जब लैंड पे आ गए तो अलग तरीके के ये जो थी एवोल्यूशन हो। तो हम एंथ्रो में अलग अलग तरीके का एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल वाला भी पढ़ेंगे और कल्चर वाला भी पढ़ेंगे एक एक करके। बट फिलहाल हम मीनिंग देख रहे हैं।
तो मीनिंग की शुरुआत में आपको मैं ये दो चीजें बताई। अब देखो, अब इसकी हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेशन कि एंथ्रो की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। लेकिन डेफिनेशन शुरू करने से पहले एक और डिबेट आई, जहां से इमैनुअल कांत ने ये बात छेड़ दी कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का एवोल्यूशन क्या है, थ्रू एनिमल है। ठीक है, इन्होंने बोला कि एनिमल ओरिजिन है ह्यूमंस का। तो वहां पे एक डिबेट शुरू होगी कि आज की डेट में जैसे हम लोग एवोल्यूशन में हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी हुआ है, और साथ ही साथ हमारा एक क्या हुआ, एक कल्चरल एवोल्यूशन भी हुआ। ठीक। तो बाद में चल के जब डार्विन ने अपना बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एक प्रोग्रेस दिया था, तो उसकी स्टडी करने के बाद काफी सारे ऐसे उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर बायोलॉजिकली ह्यूमन जो है ये इवॉल्व कर रहा है, तो कल्चर भी इंसान का इसी तरीके से साथ साथ जो है ये इवॉल्व करेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बड़े सारे लोग जो थे, साइंटिस्ट थे, वो एक साथ बैठ गए और इस पे एक नई डिबेट छड़ करी। लोगों ने इस फील्ड को अपनाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया कि अगर बायोलॉजिकली ह्यूमन इवॉल्व हुआ, तो क्या जब जब बायोलॉजिकली एवोल्यूशन हुआ, क्या उसके साथ साथ ही कल्चर भी इवॉल्व हुआ। यानी कि डिबेट ये आई कि क्या कल्चर बायोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, या क्या बायोलॉजी कल्चर को इम्पैक्ट करती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला एस्पेक्ट क्या है, बायोलॉजी वाला। बायोलॉजी का कोई एस्पेक्ट आप लोग मुझे बताइए। जैसे बायोलॉजी का एक एस्पेक्ट ये है कि ह्यूमन पहले चार टांगों पे चलते थे जब जानवर होते थे, जैसे एप्स की तरह होते थे। फिर ड्यूरिंग एवोल्यूशन एक टाइम पीरियड आया होगा जब हम लोग बाइपेडल बन गए, यानी कि हम दो टांगों पे खड़े होके चलने लग पड़े। तो इसके साथ एक कल्चर में भी आया होगा, जब हम चार टांगों पे चलते थे, ठीक है, तो उस टाइम हमारा खाना पीना कैसा था। और जब हम दो टांगों पे चलने लग पड़े तो उस टाइम खाना पीना कैसा था। इसको इस एस्पेक्ट में सोचो कि जैसे जब हम चार टांगों पे थे, तो हम भागते जल्दी होंगे या धीरे होंगे, हम ज्यादा तेज भाग पाते होंगे। दूसरा, जब हम दो टांगों पे चलने लगे तो क्या अब हम ज्यादा तेज भाग पाते हैं। तो भागने के सेंस से आप लोग थोड़ा सा गेस करने की कोशिश कीजिए कि हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी होती होंगी। दूसरा, एक और ये सोचो कि देखो, मैं जिस टाइम पीरियड के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये टाइम पीरियड कौन सा था, ये काफी अर्ली टाइम पीरियड था। ये वैसा टाइम पीरियड था जब धीरे धीरे ग्रासलैंड्स जो थी, सवाना ग्रासलैंड्स जो थी, ये क्लियर हो रही थी। तो सवाना ग्रासलैंड, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ ली हुई है, तो दो टाइप की हम लोग ग्रासलैंड्स पढ़ते हैं, एक सवाना ग्रासलैंड और दूसरा स्टेपीज। तो स्टेपी जनरली हाइट कम रहती है स्टेपी की, सवाना ग्रासलैंड की हाइट ज्यादा रहती है। तो अगर लंबे लंबे घास हैं और ह्यूमंस उस पे चार चार टांगों पे चल रहा है, मतलब मान लीजिए उस टाइम ह्यूमन जो था एप जैसा था, और फिर वो चेंज होके ह्यूमन अपने दो टांगों पे खड़ा हो जाता है, तो क्या उसकी विजन जो है, मतलब कहां तक इंसान देख सकता है। तो आपको लगता नहीं बाइपिडल होने के बाद इंसान की हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी और इंसान अब दूर तक शिकार देख सकता है। तो जितनी दूर इंसान शिकार देख सकता है, तो शिकार ही नहीं, एक तो इंसान का भी तो शिकार करते होंगे ना जानवर। तो क्या इंसान की सरवाइव करने की कैपेसिटी बाइपेडल होने के साथ बढ़ी या कम हुई। आप मुझे थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर लगाओ और सोच के बताओ, मतलब जो भी हम चीज डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बायोलॉजिकली हम लोग इवॉल्व कर रहे थे, साथ साथ हमारा कल्चर भी इवॉल्व करेगा कि नहीं। जो वेरिएशन आप लोगों ने मुझे अभी बताई, बायोलॉजिकल वाली और कल्चर वाली, उन दोनों को इंटरलेट करके मुझे बताओ। मैं फिर देखता हूँ आप लोग क्या बता रहे हो। इक्वाडोर, फिर दो सहमत। हाँ ठीक है, इक्वाडोर के आसपास ही है। सर प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन। मुजफ्फर, ये हम पढ़ेंगे जब हम आगे जाएंगे ना, जब हम डार्विन है हमारे सिलेबस में, हम वहां पे और अच्छे से डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी हमें आपको सिर्फ सेंट्रल आइडिया देना, बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ अभी नहीं जाएंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे जाके। कल्चर चेंजेस विद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है अमित, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, अब आपको मुझे इसकी एग्जांपल देके बतानी है। कोई एग्जांपल देके बता सकते हो आप मुझे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि कल्चरल एवोल्यूशन भी हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट्स पड़े कल्चरल एवोल्यूशन पे, और कल्चरल एवोल्यूशन के भी कुछ इम्पैक्ट्स पड़े बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे, और अगर पड़े तो कैसे पड़े। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, दोनों ही इंटर रिलेटेड है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से भी कुछ कुछ चीजें जो है वो कल्चर पे इम्पैक्ट करेंगी, और कल्चर के एवोल्यूशन से भी फर्दर फिर बायोलॉजिकल, यानी कि ये एक तरीके का साइकिल बनेगा। ठीक है,
तो अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा भी था कि डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे कैसे इंसान शुरू से तो नहीं जानता था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग एवोल्यूशन कहीं किसी एक स्टेज पे आके हम लोगों ने जो फायर है इसको डिस्कवर किया। तो अब जो फायर डिस्कवर हुई तो क्या क्या हुआ होगा बताओ मुझे। फायर डिस्कवर होने से क्या क्या चीजें हुई होंगी। पहला नंबर, अब हमारे पास देखो फायर से रोशनी भी आती है ना। तो इंसान, अगर मैंने आपको बताया कि नेचुरल केव्स में रहता होगा, तो अब इंसान केव्स में और अंदर तक जाने लग पड़ा होगा क्योंकि उसके पास ऐसे मशाल टाइप से बनाई होगी उसने, लाइट का सोर्स एक आया। अब उसने वहां जाके आर्टिस्टिक भी हुआ होगा, हो सकता है उसने वहां पे पेंटिंग्स बनाई हो इंसान ने। ठीक, ये आ गया एक एस्पेक्ट। एक और एस्पेक्ट है इसका फायर का, क्या कि फायर से इसने अपने आप को प्रोटेक्शन दी होगी। प्रोटेक्शन कैसे, जैसे मान लो कोई जंगली जानवर है, ठीक है, जैसे मान लो लायन है, तो अगर लायन इसके पास आ रहा है तो इंसान उसको डरा सकता है ना फायर से। और सोचिए, अपने आप को वार्म रखा होगा इंसान ने फायर से, क्योंकि इंसान को मान लीजिए जो आर्कटिक वाली साइड है या जो भी, उस टाइम पे क्लोथिंग तो इतनी नहीं होती होगी ना हमारे पास, तो हीट का सोर्स भी फायर ने काम किया होगा। और सोचो कुकिंग में सोचिए, तो इंसान ने फायर से खाना भी जो है वो अपना पकाया होगा। इससे पहले इंसान रॉ फूड खाता होगा और अब वो कुक्ड फूड खाने लग पड़ा। ठीक, तो ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फायर के आने से इंसान की लाइफ जो है वो कैसे कैसे चेंज हुई। ठीक, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि डिस्कवरी ऑफ फायर से, डिस्कवरी ऑफ फायर क्या है, ये एक कल्चरल इवेंट है। ठीक है, यानी कि कल्चरल एवोल्यूशन का पार्ट है ये। तो अब देखिए इससे क्या हुआ, यूं ही फायर की डिस्कवरी हुई। तो इससे पहले इंसान जो था ये खाना कैसे खाता था, इसकी जो डाइट थी ये कैसी थी, अगर मीट ही खाता होगा ना उस वक्त तो रॉ मीट खाता होगा इंसान। ठीक, वह मुझे बताइए कि अगर आप रॉ मीट खा रहे हैं तो आपको रॉ मीट खाने के लिए, अगर आपकी बॉडी के मैं बायोलॉजिकल फीचर्स देखूं, जैसे आपके जो टीथ हैं तो ये कैसे होने चाहिए, क्या ये सॉफ्ट होने चाहिए या फिर हार्ड होने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर रॉ मीट है तो रॉ मीट तो इतना आसानी से नहीं, मतलब मान लीजिए जैसे आज के जमाने में शिकार करते हैं जानवर, जैसे मान लीजिए लायन शिकार कर रहा है, तो अगर लायन शिकार करेगा तो उसके जो दांत हैं, टीथ हैं, काफी स्ट्रांग चाहिए हमें। सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं, मतलब पूरे हर एक फीचर होना चाहिए इसमें, मतलब कैनाइन्स, इंसीसर्स, हर एक का अपना अपना रोल है कि कुछ टीयरिंग के लिए इस्तेमाल आएंगे, फिर कुछ चबाने के लिए काम आएंगे। यानी कि अगर मैं पूरी आपकी दांतों की बात करूं तो एक तरीके से इवॉल्व चाहिए। ठीक, अब धीरे धीरे क्या हुआ, मीट रॉ था, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, यहाँ पे फायर डिस्कवर हुई, तो इंसान ने यूं ही अपना खाना जो है ये फायर से पकाना स्टार्ट किया। तो जो फूड रॉ था अब ये क्या बन गया, कुक्ड और बेक्ड। अब आप लोग मुझे बताइए कि बेक्ड होने के बाद अब टीथ्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या जितना पहले टीथ्स पे प्रेशर पड़ रहा था क्या अब भी उतना पड़ेगा, सेम प्रेशर और नॉट, तो सेम प्रेशर पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि फूड सॉफ्ट हो गया, अब हमारे दांतों को इतनी जरूरत ही नहीं है जोर से उसको करने की। तो जैसे ही फूड सॉफ्ट होता है तो हमारे दांतों पे जो प्रेशर था ये लेस हो जाए, यानी कि अब हमें इतने इवॉल्व दांत नहीं चाहिए। और यूं ही दांतों पे प्रेशर कम पड़ने लगा ना, तो धीरे धीरे क्या होने लग पड़ा कि हमारे जो दांत थे ये भी ग्रेजुअली रिड्यूस होने लग पड़े, इनका साइज, इनका स्ट्रेंथ, दोनों चीजें जो है कम हो गई। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब देखो जिस तरीके से अगर हमारे, मतलब हमारा जो जो भी हमारी डेंटल आर्केड होता है, ठीक, तो स्पेस तो हमारी इतनी थी,
और हमें उसमें इतने ही बेसिकली दांत जो थे वो एडजस्ट करने थे, ठीक। तो अब क्या हुआ, पहले हमारे साइज ज्यादा था, ज्यादा बड़े थे, मतलब दांतों का स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी और जो एक इनका डायमीटर या साइज था ये भी बड़ा था। ग्रेजुअली फूड सॉफ्ट हो गया, अब इनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ नहीं रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपना साइज जो है इसको रिड्यूस करेगा। इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि देखिए, एक एक कंसेप्ट होता है प्रोग्नाथिज्म। प्रोग्नाथिज्म क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा काउस, मंकीज, तो इनका जो फेस होता है वो आगे से मतलब इस तरीके से निकला होता है, मतलब इनका, जैसे गाय आपने देखी होगी, है ना, तो ये इस तरीके से। इंसानों में क्या इतना लंबा होता है, नहीं, इंसान का फेस जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम, प्रोग्नाथिज्म इंसान में रिड्यूस होता है। तो देखो, दांत एडजस्ट होने हमारे यहाँ जॉज में, इस गाय देखिए जहां पे ज्यादा प्रोग्नाथिज्म है, इनको ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है। तो इनिशियली यहाँ पे जब इंसान रॉ फूड खा रहा था तो प्रोग्नाथिज्म ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब दांतों पे प्रेशर कम पड़ा, ये दांत जो थे ये सॉफ्ट हो गए, इनका साइज जो था ये रिड्यूस हो गया, और अल्टीमेटली स्पेस जो था जिसमें इन दांतों को हमने रखना है ये भी कम हो गया, और प्रोग्नाथिज्म जो था ये कम हो गया। तो इसीलिए आज की डेट में आप देखो, जब आप एक एप को कंट्रास्ट करते हो एक मैन से, तो अगर उसका फेशियल स्ट्रक्चर देखोगे तो इंसान का जो जॉ रहता है ये कंपैरेटिवली स्मॉल रहता है, और जो आगे की तरफ निकली होती है, जिसको मतलब हिंदी में हम लोग सूंड भी बोलते हैं, तो वो भी कंपैरेटिवली कम रहता है। तो जो प्रोग्नाथिज्म है ये भी इंसान में लो रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आप लोगों ने देखा कि विद द डिस्कवरी ऑफ फायर अल्टीमेटली चेंज किस में आ गया, हमारे फेशियल स्ट्रक्चर में। तो फायर क्या था, एक कल्चरल इवेंट, और फेशियल स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, बायोलॉजिकल इवेंट। तो यहां हमने ये चीज प्रूव कर ली इनिशियल वाली, कि एक कल्चरल इवेंट के आने से किस तरीके से एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में था एक चेंज आ गया। ओके, तो हम एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग मैरिज की। तो मैरिज की एग्जांपल देके भी हम लोग समझते हैं। ठीक, तो मैरिज की एग्जांपल के इससे भी हम लोग समझेंगे कि कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ एक आपको पहले एक चीज बताते हैं कि ह्यूमंस में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं इनकी प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडेंसी रहती है किन पे, मदर पे, और मदर चाइल्ड रिलेशन ही ऐसा यूनिट बोला गया है इन ह्यूमंस, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या, देखो, जैसे ही एक मदर होती है वो बर्थ देती है चाइल्ड को, तो ये जो मदर चाइल्ड बॉन्ड है, जो यूनिट है, ये स्टैब्लिश हो जाता है। ह्यूमन चाइल्ड जो है इसकी प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडेंसी रहती है किस पे, ऑन हिज मदर। ये आप लोग कंट्रास्ट करो किसके साथ, बाकियों के साथ, एनिमल्स के साथ। एनिमल्स आपने देखा होगा कि जैसे ही मदर बर्थ देती है, अगर आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह देखा है तो बड़ी बार अगर आप लोग देखेंगे, जैसे गोट्स हो गई, है ना, एनिमल्स हो गए, काउज हो गए, डियर्स हो गए, तो इसमें क्या करता है कि जैसे ही बेबी होता है, जैसे ही ऑफस्प्रिंग होता है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो अपनी टांगों पे चलने लग पड़ता है और भागने भी लग पड़ता है। हमने देखा हुआ एनिमल्स में, अगर आपके घर में भी किसी के घर में गाय वगैरह है, काऊ है या गोट्स हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही बेबी जो है ये पैदा होता है, उसी टाइम पे इसमें मोबिलिटी आ जाती है और ये चलने लग पड़ता है, यानी कि इसको
डिपेंडेंसी कोई भी नहीं है अपने मदर पे या फिर पेरेंट्स पे। लेकिन ह्यूमन चाइल्ड में ऐसा नहीं है। ह्यूमन चाइल्ड को अगर आप छोड़ दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको प्रोलॉन्ग डिपेंडेंट रहना पड़ता है मदर पे फॉर वेरियस रीजन, शेल्टर, लव और अफेक्शन, और साथ ही साथ अपने फूड के लिए भी। बेबी जो होगा, इसको मदर जो होती है वो ब्रेस्ट फीड करती है, तभी ये सरवाइव कर पाता है। अगर ये चीजें इंसानी बच्चे को ना मिले तो वो सरवाइव जो है वो नहीं कर पाएगा। अब इसकी वजह से होता गया, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मदर है, अब इसको तो बंध के रहना पड़ जाएगा बेबी के साथ, तो इसकी जो मोबिलिटी है ये रिड्यूस हो जाती है। यानी कि मदर अब कहीं पे भी जा नहीं सकती। और आप लोग जानते ही हो कि जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि ह्यूमन एवोल्यूशन में इनिशियली इंसान क्या था, इनिशियली इंसान हंट एंड गैदर ही करता था, जिसको हम लोग फोरेजिंग भी बोलते हैं। इनिशियली इकोनॉमी कैसी थी हमारी, हंटर गैदर ही तो थी, हंटिंग गैदरिंग करते थे या फिशिंग कर लेते थे। ये एग्रीकल्चर वगैरह तो बहुत एडवांस्ड है, एग्रीकल्चर से पहले भी हम लोग स्वीडनिंग करते थे। स्वीडनिंग क्या होता है, आप लोगों का जो झूम कल्टीवेशन भी आप लोग बोलते हो, ठीक। तो फिर आगे चल के हम लोग जो आज की डेट में जिस तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं वो तो एकदम एडवांस है। तो ये क्या है, ये एवोल्यूशन है किसका, इंसान की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनिशियली मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इंसान इनिशियली पहले क्या करता था, हंट एंड गैदर ही करता था। तो हंट एंड गैदर क्या घर में बैठ के हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो जो मदर थी, इसको भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना है, हंट करना है या फिर फूड गैदर करना है। लेकिन जब इसकी मोबिलिटी जो है रिड्यूस होगी, यानी कि अब ये कहीं आगे पीछे जा नहीं सकती, ठीक। तो अब क्या होगा, इसको सरवाइव तो करना ही है। इस वक्त इसको एक नीड अराइज हुई, किस पर्पस के लिए, फॉर अ मेल पार्टनर, ठीक। अब ये जो मेल पार्टनर था, इसके साथ इनकी बॉन्डिंग बनी, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हुआ, और फर्दर यही इमोशनल बॉन्ड जो था ये कल्मिनेट होके इसने जन्म दिया मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को। जब बड़ी सारी मैरिजेस होने लग पड़ी सोसाइटी में, तो फर्दर ये बड़ी सारी मैरिजेस ने किसको जन्म दिया, फैमिलीज को। और जब बड़ी सारी फैमिलीज आ गई, तो इन्होंने फर्दर जन्म दिया एक सोसाइटी को। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझनी है। देखो, ये एक बायोलॉजिकल फीचर हुआ, मतलब एक बायोलॉजिकल इवेंट हुआ यहाँ पे, क्या, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ये बायोलॉजिकल इवेंट था ना। और आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे इंसान की सोचने समझने की शक्ति बढ़ी है, तो इंसान का जो ब्रेन साइज है ना, ये बड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे इंसान का ब्रेन साइज बड़ा होने लग पड़ा, हमारा जो बेबी है इसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई मदर पे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग कहाँ जाएंगे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। फिलहाल आप ये पढ़ो, यही समझना आपने कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, इनिशियली जब हमारा दिमाग इतना एडवांस नहीं था, हम लोग इंसानी दिमाग को नापते हैं सीसी से, क्रेनियल कैपेसिटी। तो जिस तरीके से एप्स वगैरह हैं, इनका दिमाग इतना शार्प नहीं होता है, इनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए इनके जो बेबीज होते हैं उनको इतनी डिपेंडेंसी मदर की हेल्प की जरूरत नहीं होती है इमीडिएटली आफ्टर डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन फीटस, जो ह्यूमन ऑफस्प्रिंग जब बॉर्न करता है, मतलब पैदा होता है, तो उस टाइम उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट माइंड की नहीं हुई होती है। उसको इनिशियली बर्थ लेने के बाद
मतलब कि मदर की बॉडी के बाहर आके भी इनिशियल जो कुछ टाइम पीरियड है उसमें उसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो हो ही रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक बायोलॉजिकल इवेंट है जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री एक किसी टाइम पीरियड पे ही हुआ होगा, और उसके बाद ही ये चीज जो है ये निकल के आई है कि मदर बर्थ चाइल्ड जो था, मदर और चाइल्ड जो यूनिट था, इसकी वजह से जो मदर की मोबिलिटी है ये रिड्यूस होती है, और उससे फिर इस तरीके से मेल पार्टनर की नीड अराइज हुई, और उसके बाद ये एक रिलेशन डेवलप हुआ। जब देखो एक साथ रहना शुरू कर दे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि अब इस तरीके से हो गया कि जो देखो जो वाइफ है ये अगर किसके साथ है, बच्चे के साथ है, तो ये फिर घर का काम संभालेंगे, और जो मेल था इसको हंट करने बाहर जाना है तो ये बाहर हंट करने जा। और इस तरीके से इनिशियली सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेसिस, ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया, ये कल्चरल एवोल्यूशन का पार्ट है। तो कल्चरल एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक एवोल्यूशन, तो ये इकोनॉमिक एवोल्यूशन का एक सेक्शन ये आ जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर की ये शुरू कहां से हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे एक बायोलॉजिकल इवेंट ट्रिगर होने से अल्टीमेटली नीचे जाके ये किस चीज में कल्मिनेट हुआ, हमारी सोसाइटी में, कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है ये एक शेप लेती है। ये जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताई हैं, ये किस चीज की ये क्या चीज जो है इसको एग्जाम्पलीफाई करती है। मैं स्क्रीन जो है ये एंड कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग, तो मैं दोबारा ऑनलाइन आऊंगा। ये जो दो एग्जांपल्स अभी हमने देखी हैं, ठीक है, एक मैरिज वाली और एक हमने जो दूसरी डिस्कवरी ऑफ फायर वाली देखी है, ये ही बेसिकली कल्मिनेट करती है आपका एंथ्रोपोलॉजी का एज अ सब्जेक्ट मैटर, जो हमने आगे चल के पूरे का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो आए, उन्होंने फिर अलग अलग अपने अपने ढंग से जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की जो है डेफिनेशंस दी है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस पे। वहां पे आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा चीजों को, ठीक। तो अगर किसी को कोई डाउट है वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के थोड़े से मैसेजेस भी जो मैं तब से नहीं पढ़ पाया। Sir, eating habit of human changes with biological changes. Like when the human became erect, now they can hunt more animal after wide vision area. शाबाश, मुजफ्फर ने बिल्कुल सही दिया हुआ। तो देखो मुजफ्फर, इसे एक ये पॉजिटिव इफेक्ट है, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा? नेगेटिव इफेक्ट ये आएगा कि पहले इंसान झुका हुआ होता था, तो जो घास थी वो लंबी थी, तो जो प्रे करते थे इंसान को, मतलब इंसान का शिकार भी तो करते थे ना दूसरे जानवर बड़े बड़े, तब तो डायनासोर्स वगैरह भी होते होंगे, तो इंसान तब छुप जाता था। लेकिन जैसे ही इंसान इरेक्ट हुआ तो इंसान की विजन तो बड़ी बड़ी, लेकिन दूसरे जानवरों की भी तो इंसान को हंट करने की वो चीज बढ़ी, तो एक उससे क्या हो गया, एक कंपटीशन सा क्रिएट हो। जोया, biological evolution caused increased brain capacity and hence intelligent use of tools, and use of tool caused change in food habit and habitat and increased life expectancy। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। इन्होंने बताया कि ब्रेन कैपेसिटी जो थी ये इम्प्रूव हो गई, और उससे हम लोग इंटेलिजेंट हुए, इंटेलिजेंट होने से हम टूल्स भी इस्तेमाल करने लग पड़े, एंड यूज जैसे जैसे हम टूल्स बढ़ने लग पड़े तो हमारी फूड है। तो इसका मैं आपको एक चीज और, टूल्स की अगर आपने बात की है ना, तो मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक हैंड का एवोल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, तो आप मंकीज से कंपैरिजन कीजिएगा, या अपना हाथ जो आपका हैंड का है और फुट का है, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, तो देखिए जो आपका थंब है, क्या ये अपोजेबल है? इस तरीके से देखो, ये हम इसको अलग से मूव कर सकते हैं, इसको हम लोग थंब को अलग से मूव कर सकते हैं। क्या हमारा जो टो है आज की डेट में, क्या उसमें थंब अपोजेबल है? नहीं है ना हमारा थंब अपोजेबल। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसके पीछे क्या रीजन है बायोलॉजिकली? फिलहाल मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ टूल्स का, जैसे इन्होंने बोला। तो देखिए टूल्स, जो प्रिमिटिव ह्यूमंस जो टूल्स इस्तेमाल करते थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड टूल्स, और उसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एबिविलियन एंड एचुलियन। मैं इतना घबराओ मत, इसका नाम सुन के, बहुत आसान चीज है ये। एबिविलियन और एचुलियन टूल्स कौन से? जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। जैसे आज भी सबसे आसान या सबसे इजी हथियार क्या है, कहीं पर अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो पत्थर आसपास हम लोग देखते हैं और पत्थर को फिर फेंक के मारते हैं। तो एज अ टूल हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टोन। तो इनिशियली ह्यूमंस जो थे, ह्यूमंस के जो हाथ थे
वो इतने आज की डेट में तो हमारा प्रिसीजन ग्रिप है। प्रिसीजन ग्रिप यानी ये जैसे पेन है, पेंसिल है, तो उसको मैं पकड़ के एकदम पिन पॉइंट करके जो चाहूं वो लिख सकता हूँ। पहले ह्यूमन ह्यूमन एंसेस्ट्री में हमारे हाथ, ये प्रिसीजन, ये ग्रिप, ये आजकल हम ग्रिप से भी है ना पकड़ लगते हैं जोर से, तब हमारा हैंड जो था इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, और हैंड हमारा क्रूड था काफी, ठीक है। तो काफी हम लोग चीजें जो थी बड़े ही हथियार उठा सकते थे, यानी पत्थर है तो पत्थर उठा लिया। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हाथ का भी एवोल्यूशन हुआ, तो हमने टूल्स भी वैसे बनाना शुरू कर। तो इनिशियल टूल्स हम लोगों के बिल्कुल क्रूड थे, जैसे बड़ा पत्थर। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप हुआ, फिर हमने क्या किया, पत्थर के दोनों साइड पे दूसरे पत्थर से जोर से स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने का उसकी थोड़ी सी फ्लेक्स निकल गई। फिर वो पत्थर थोड़ा सा और शार्प हो गया साइड्स में से, ठीक है। फिर जो साइड्स में से चीजें निकल गई, उनको वो अलग से निकलेंगे। जैसे एज्यूम करोगे एक पत्थर है, गोल सा पत्थर है, आपने यहाँ से उसको जोर से चोट लगाई, तो क्या होगा, उसकी एक फ्लेक निकल के आ जाएगी जो काफी नुकीली होगी। तो फिर इंसान ने उसको एज अ टूल इस्तेमाल करने लग पड़ा, उसको हमने फिर फ्लेक्स बोला। फिर उन्हीं फ्लेक्स को भी अगर हमने दोनों साइड से अच्छे से और धार दी, तो उसको फिर हमने ब्लेड बना लिया। फिर ब्लेड से भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि और छोटे छोटे टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रोलिथ देखो, माइक्रोलिथ की क्या इंपॉर्टेंस है ओवर बिग टूल्स, कि मान लीजिए आपने छोटा शिकार करना है, छोटा शिकार जैसे खरगोश का शिकार करना है, ठीक है। तो खरगोश का शिकार अगर करेंगे, तो क्या हथियार छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए? अगर मैं इतना बड़ा पत्थर उठा के मार दूं खरगोश के ऊपर, खरगोश का शिकार मुझे करना, तो उसका तो एकदम, मतलब उसका जो, जब उसके ऊपर पड़ेगा तो पूरा ही डिस्फॉर्म हो जाएगा ना, उसका कीमा बन जाएगा। तो क्या मुझे वैसा वैसा शिकार खाने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, या फिर मैं कोई छोटा हथियार इस्तेमाल करूं जैसे कि तीर वगैरह हो गए? तीर आप लोग देखते थे एकदम इनिशियली आगे वो इस तरीके से पिन लगाई जाती थी, और पीछे फिर पीछे से उसको स्ट्राइक करके फेंका जाता था, जिससे छोटे एनिमल्स को हंट किया जाए। तो छोटे एनिमल्स को हम लोग प्रिसीजन से हंट करते थे, ताकि उसका जो काफी सारा मीट या जो भी है उसको इजिली प्रोसेस करके उसको खाया जाए। तो ये एवोल्यूशन है जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो आप लोगों ने भी सही से बताया, काफी सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे बताया हुआ कि हाँ, कुक्ड फूड है, शार्प कैनाइंस, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम नीडेड बिफोर फायर, हाँ काफी सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। आयत मीर, गुड इवनिंग सर, जीएस के लिए एनरोल कैसे करें? आप बाद में ये सवाल मुझे पूछ लेना, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करता हूँ थोड़े से, वहां से हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं। थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बताता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसके, चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख भी लेना, ठीक।